वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया की संरचना पढ़ी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले उसमें क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में पढ़ा था साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था सरफेस अपेंडेज और उसके बाद में पढ़ा था हमने सरफेस अधेरेंट्स। तो अब तक की क्लास में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया की संरचना में क्या क्या पढ़ा था, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, उसके बाद में कोशिका द्रव्य व कोशिकांग, उसके बाद में हमने पढ़ा था फोर्थ क्या था, सतही उपांग। जिन्हें बोलते हैं सरफेस अपेंडेज। तो सतही उपांग में हमने क्या क्या पढ़े अब तक। फर्स्ट पढ़ा फ्लैजिला, ठीक है, जिसे बोलते हैं कशाभिका। फिर हमने पढ़ा सेकंड इसमें हेयर और पीली या पाइली, रोम या झालर। तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनमें फ्लैजिला गमन के लिए आवश्यक संरचना होती है जो सर्पिलाकार होती है और 0+1 के विन्यास में स्थित होती है। मीन्स 0+1 कैसे कि परिधि की ओर कोई तंतु नहीं होता, सिर्फ मध्य में ही तंतु होता है और ये खोखली संरचना होती है, सर्पिलाकार होती है। तो कशाभिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा था, ट्राइकस एंड अट्राइकस। ट्राइकस मीन्स उसमें कशाभिकाएं उपस्थित होते हैं और अट्राइकस मीन्स उसमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। देन अपन ने क्या पढ़ा था इसमें कि जो फ्लैजिला होती है ये भी, इनका जो विन्यास होता है या इनकी जो उपस्थिति होती है इसके आधार पर भी बैक्टीरिया को अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें था मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस में जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके किसी भी एक सिरे पे कशाभिका उपस्थित होती है। जो एम्फीट्राइकस थी उसके जो कंप्लीट जो दोनों एंड्स होते हैं उन पे यूं कशाभिकाएं उपस्थित थी, इसलिए उन्हें एम्फीट्राइकस कहा गया। फिर जो लोफोट्राइकस थी उसमें कशाभिका जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके किसी भी एक सिरे पे गुच्छे में कशाभिकाएं पाई जाती थी और जो पेरिट्राइकस था उसमें उसकी कंप्लीट बॉडी पे कशाभिकाएं उपस्थित होती है। फिर हमने पढ़ा था फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पे हम बात करते हैं तो बेसल बॉडी। फर्स्ट क्या थी इसमें, कशाभिका की संरचना में फर्स्ट था बेसल बॉडी, जिसे बोलते हैं आधार्य काय, जो मैं पहले वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। फिर है हुक, फिर है आपके फिलामेंट। तो बेसल बॉडी की उत्पत्ति कैसे होती है कि जो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली होती है वहाँ पे बेसल बॉडी का निर्माण होता है और यह कोशिका भित्ति के बाहर की ओर निकली हुई होती है। फिर हमने पढ़ा था हुक। तो हुक क्या होता है, यह बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करता है, हुक कहलाता है। और फिर था फिलामेंट, तो ये तंतुनुमा संरचना होती है। तो बेसल बॉडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये कोशिका झिल्ली में स्थित होती है और बाहर की ओर निकली हुई संरचना होती है।
तो बेसल बॉडी की जब हमने स्टडी करी थी तो मैंने बताया था कि यह छड़ाकार छोटी संरचना होती है जो वलयों द्वारा घिरी हुई होती है और इसमें दो वलय तो सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है और आंतरिक दो वलय कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई होती है और दो जोड़ी वलय होती है, मीन्स उसमें 4 वलय होती है। तो मैंने ऐसी स्ट्रक्चर आपको बताई थी कल। तो इसका ये जो पोर्शन होता है, जो खोखली बेलनाकार संरचना होती है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिर आपकी ये थी हुक। तो मैंने बताया था हुक छोटी संरचना होती है जो फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ने का कार्य करती है। तो मैंने बताया था कि ये जो होता है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये जो स्ट्रक्चर आ गई, इसकी कौन सी आ गई, फिलामेंट वाली, सॉरी बेसल बॉडी वाली स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ पे आ जाती है आपके बेसल बॉडी। तो मैंने बताया था कि 2 रिंग तो सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है जो यहाँ पे होती है। ठीक है, 2 रिंग सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है और ये जो 2 रिंग है वो कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि बेसल बॉडी होती है, हुक होती है, फिलामेंट्स होते हैं। हुक बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करता है और ग्राम अग्राही बैक्टीरिया में हुक की लंबाई छोटी होती है, जबकि ग्राम ग्राही बैक्टीरिया में हुक की लंबाई बड़ी होती है। अब आता है फिलामेंट या खोखली नलिकाकार संरचना होती है जो कोशिका भित्ति के बाहर की ओर निकली हुई होती है। यह सर्पिलाकार संरचना होती है और इस पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके कशाभिका के बारे में। फिर हमने पढ़े थे रोम या झालर, जिसे हेयर या पाइली कहते हैं। तो ये जो जैसे बैक्टीरियल सेल होती है, इस बैक्टीरियल सेल में ये तो मान लो आप कशाभिका है। ठीक है, ये मान लो आप कशाभिका है और इस पे रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये जो रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है इन्हें बोलते हैं पिली या पाइली, जिसे झालर बोलते हैं। और ये हो गए इसमें फ्लैजिला। तो ये डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको पाइली और फ्लैजिला में डिफरेंस पता चले। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पाइली या हेयर्स होते हैं वो रोम युक्त संरचना होती है या रोम होते हैं जो बैक्टीरिया की पूरी सतह पे पाए जाते हैं, और ये फ्लैजिला से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैजिला कम है और इस पे हेयर्स ज़्यादा है, तो इनकी संख्या फ्लैजिला से ज़्यादा होती है और ये कशाभिका के समान ही खोखली संरचना होती है। ठीक है, ये कशाभिका के समान ही खोखली संरचना होगी, लेकिन इनमें क्या होगा कि ये जो रोम युक्त संरचनाएं होती है वो सर्पिलाकार नहीं होती, जबकि फ्लैजिला सर्पिलाकार होते हैं। तो पाइली और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस आया कि ये होती तो दोनों ही खोखली संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये जो फ्लैजिला होती है वो सर्पिलाकार होती है, जबकि ये जो झालर होती है ये खोखली संरचना, ये जो झालर होती है वो सर्पिलाकार नहीं होती। बाकी होती तो दोनों ही खोखली है, लेकिन सर्पिलाकार क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला या कशाभिका। ठीक है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये जो फ्लैजिला होती है वो एब्सेंट होती है
और जिस बैक्टीरियल सेल में या जिस जीवाणु कोशिका में ये संरचनाएं पाई जाती है या ये जो झालर पाई जाती है उसे डोनर कहते हैं। फिर आपके आते हैं 5th पॉइंट, जो हमने क्लास शुरू में शुरू की थी तब मैंने बताया था। 5th कौन सा था? सतही आसंजक भाग। जिन्हें बोलते हैं सरफेस अध्यरेंट्स। ठीक है, सरफेस अध्यरेंट्स क्या होते हैं? सतही आसंजक भाग। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया को चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं या बैक्टीरिया की सतह पे चिपके हुए पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सतही आसंजित भाग कहते हैं। और इसमें फर्स्ट आता है, या मैं बात करूं तो इसमें आता है ग्लाइकोकैलिक्स। सतही आसंजित भाग क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो कोशिका भित्ति के बाहर श्यान पदार्थ जिसे बोलते हैं विस्कस, तो ये जो विस्कस प्रकृति का पदार्थ होता है, तो मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के बाहर यह कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के बाहर श्यान पदार्थ का आवरण होता है। ये श्यान पदार्थ किसका बना हुआ होता है? सेकेराइड्स का, मीन्स बहु शर्कराओं या पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। और ये विस्कस प्रकृति का होता है, शान प्रकृति का होता है, मीन्स ये न तो बहुत ही ज़्यादा तनु होगा और न ही बहुत ज़्यादा सांद्र होगा। ये शान प्रकृति का होता है जिसे विस्कस बोलते हैं। और ये जो पदार्थ होता है ये कोशिका भित्ति के चारों ओर आवरण बनाए हुए होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा कि कोशिका भित्ति के बाहर शान प्रकृति युक्त पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखो स्लाइम लेयर, जब ये शान प्रकृति युक्त पदार्थ बैक्टीरियल सेल से अदृढ़ रूप से या लूजली अटैच होता है तो ये कहलाएगी स्लाइम लेयर या अवपंक परत। अवपंक परत किसे कहेंगे कि जब ग्लाइकोकैलिक्स या शान प्रकृति युक्त पदार्थ कोशिका भित्ति के चारों ओर अदृढ़ या लूजली अटैच होती है या ढीली ढीली अटैच होती है, तो इस को कहते हैं अवपंक परत। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति के बाहर अदृढ़ या ढीले रूप से या लूजली अटैच होती है तो इसे कहते हैं स्लाइम लेयर या अवपंक परत। लेकिन जब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है या ये जो शान प्रकृति युक्त पदार्थ है जो सेल वॉल को घेरे हुए होता है, जब ये शान प्रकृति युक्त पदार्थ हार्ड हो जाता है और दृढ़ रूप से अटैच होता है तो इसे बोलते हैं कैप्सूल।
कैप्सूल के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया कि जब ये पॉलीसेकेराइड युक्त श्लेष्मीय आवरण जब कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद में वो एकदम कॉम्पैक्टली या दृढ़ता से कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है तो ये कहलाएगा कैप्सूल। और कैप्सूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मैंने बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया था, नॉन कैप्सुलेटेड एंड कैप्सुलेटेड। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मैंने बताए थे कि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया खुरदरे होते हैं, अनउग्र प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा ये प्लांट्स एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्या था आपने, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये चिकने होते हैं, ये उग्र प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा ये जंतुओं एवं पादपों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये हो गए आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं आपके पोषण के प्रकार। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को मेनली 2 भागों में या मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना पोषण किस तरह प्राप्त करते हैं, इस बेस पे बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक और सेकंड है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्वपोषित, और हेटेरोट्रोपिक परपोषित। तो पोषण के आधार पर या पोषण विधियों के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया है, स्वपोषित एवं परपोषित। स्वपोषित वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जैसे कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, मीन्स स्वपोषित होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी रसायन या प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रोपिक कहते हैं। और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपना भोजन या पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी विकल्प पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषित बैक्टीरिया कहते हैं। और इन स्वपोषित और परपोषित बैक्टीरिया को भी अलग अलग उपभागों में बांटा गया है, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।